हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। अभी तक 71 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 40 बैच फर्स्ट में और 31 बैच सेकंड बैच में। आज हम टेस्ट नंबर 32 डिस्कस करेंगे, जो ये अभी 4 अगस्त को एग्जाम है उनके लिए चल रहा है। ये अगस्त 4 को जिनका एग्जाम है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं यहाँ पे भी, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। आपके सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज दोनों के लिए हिंदी इंग्लिश में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से किस आईआईटी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने एक हैप्पीनेस सूचकांक विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझौता साइन किया है इन्होंने किस पे? हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए किस आईआईटी के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये एमओयू साइन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के साथ। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। इधर फर्स्ट लिस्ट में है जो दे रखे हैं किंग, राजा और उनकी राजधानी। इधर जो उस टाइम रूलर रहे हैं, रूलर और राजा और उनकी क्या कैपिटल रही है, इनको मैच करना है। राजा भोज की राजधानी क्या थी? राजा भोज की राजधानी थी धार। दुर्गावती, रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी बनाई थी गोंडवाना को। समुद्रगुप्त, इनकी राजधानी थी विदिशा। और अशोक, इनकी राजधानी थी उज्जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा 2143। 2143। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में। दिस वन। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आने वाले टेस्ट में आपको आईसीटी के सफिशिएंट क्वेश्चन मिलेंगे, और आईसीटी का पूरा जो भी पोर्शन है हमारे सिलेबस में वो सब अच्छे से, उनके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सब हम कवर कर लेंगे। टेराकोटा शिल्प मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? टेराकोटा शिल्प का पूछा है। टेराकोटा क्राफ्ट ये कौन से रीजन में फेमस है? ये झाबुआ, बैतूल और मंडला। झाबुआ, बैतूल और मंडला, इस रीजन में टेराकोटा जो शिल्प कला है वो प्रसिद्ध है। अगर हमसे पूछा जाता है गुड़िया शिल्प कला, तो गुड़िया शिल्प कला कहाँ का फेमस है? झाबुआ और यहाँ का ग्वालियर का गुड़िया क्राफ्ट। अगर हमसे पूछा जाता है धातु शिल्प कला, धातु शिल्प कला की बात करें तो ये दतिया और टीकमगढ़। ये तीनों ध्यान रखिएगा, टेराकोटा झाबुआ, बैतूल और मंडला, गुड़िया शिल्प कला झाबुआ ग्वालियर, धातु शिल्प कला दतिया और टीकमगढ़। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर हमारी पढ़ाई का ज्यादा कोई यूज रह नहीं जाता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, प्रैक्टिस और उसका रिवीजन। जल बिहार मेले का आयोजन कहाँ होता है? जल बिहार मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? ये छतरपुर में होता है जल बिहार मेले का आयोजन। अगर आपसे पूछा जाए कुंडेश्वर मेला, कुंडेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो कुंडेश्वर मेले का आयोजन यहाँ पे होता है कुंडेश्वर मेले का। हमसे पूछा जाए एग्जाम में अगर नांद चांद का मेला, नांद चांद का मेला है उसका आयोजन कहाँ होता है? तो पन्ना जिले में होता है। जल बिहार का पूछा है तो छतरपुर। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य, गलत कौन सा है? इनकरेक्ट पेयर इसमें से कौन सा है? सही कौन सा नहीं है? गलत कौन सा है? मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, इसकी स्थापना कब हुई है? ये 1954 में हुई है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1969 में हुई है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई है?
मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में हुई है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय भोपाल में है। और ये गलत है, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983, ये सही है। सी इसका सही आंसर होगा। बैजनाथ मिश्रा, बैजू बावरा एक संगीतकार थे। ये कौन से संगीतकार थे? किस कला के संगीतकार थे? कौन सी शैली के संगीतकार थे? बैजू बावरा है इनका, बैजनाथ मिश्रा या बैजू बावरा, इनका संबंध रहा है चंदेरी से। चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर जिले में, यहां से इनका संबंध रहा है। और ये ध्रुपद गायकी में काफी फेमस संगीतकार थे, ध्रुपद। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन का वास्तविक वानस्पतिक नाम क्या है? मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है, स्टेट क्रॉप, क्या है? सोयाबीन। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है? बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम है इसका ग्लाइसिन मैक्स। क्या है इसका? ग्लाइसिन मैक्स है। उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? कत्था बनाने का कारखाना हमसे ये पूछा है। लार्जेस्ट ये कत्था बनाने का जो कारखाना है, ये कहाँ पे है? मुरैना में है। इसका सबसे बड़ा कत्था कारखाना बानमोर मुरैना में है। बानमोर मुरैना में। और भी कारखाने हैं, शिवपुरी में है, ग्वालियर में है, लेकिन सबसे बड़ा यही है, बानमोर मुरैना में। लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है, इसको मैच करना है। इनमें से कौन सा सही से मैच हो रहा है? लिस्ट फर्स्ट जो है ये प्रोजेक्ट्स हैं, इधर प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, और इधर जो भी एसोसिएट, जो भी रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दे रखे हैं। कौन सी परियोजना किस जिले से संबंधित है, ये हमें मैच करना है। कुंडलिया परियोजना आगर मालवा, ये सही है। मोहनपुरा परियोजना राजगढ़, ये भी सही है। सामगढ़ सुवासरा परियोजना मंदसौर, ये भी सही है। सुटलिया परियोजना राजगढ़, ये भी सही है। ये सारे ही सही करेक्टली मैच कर रहे हैं। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे क्या है सपोर्ट बना रहेगा आपका भी, और नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा आपको खैर, लेकिन हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा आपका। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? ये मल्हार राव होलकर सेकंड के साथ अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि की थी। मंदसौर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ये कब हुई थी? 1818 में मल्हार राव होलकर द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। और ये किसका रिजल्ट था? जो थर्ड आंग्लो मराठा वार हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप ये संधि हुई थी, ये भी ध्यान रखना में। और इसका रिजल्ट ये था कि जो होलकर हैं उनको सतपुड़ा पहाड़ी रीजन अंग्रेजों को देना पड़ा था। जो सतपुड़ा रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र, वो अंग्रेजों को देना पड़ा था। मंदसौर की संधि थर्ड आंग्लो मराठा वार के परिणाम स्वरूप ये संधि हुई थी। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का पूछा है। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य किस पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? कौन सी स्टोन एज साइट है जहां से एविडेंस मिले हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर के? ये है आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पे है? होशंगाबाद। यहां पे मिले हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के। अगर हमसे पूछा जाता है कि नर्मदा मानव जीवाश्म कहाँ मिले हैं, तो ये सीहोर में मिले हैं। हथनोरा है, ये सीहोर में है। कहां पे है? सीहोर में। अगर पूछा जाता है कि जो ताम्रपाषाणकालीन उपकरण है वो कहाँ पे मिले हैं, उनका साक्ष्य है, तो ये डांगवाला में मिला है। डांगवाला कहाँ पे है? ये उज्जैन में है।
मध्य प्रदेश के किन शासकों ने अपने लेखों में देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग किया था? देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी राइटिंग्स, इसका सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था? तो ये सबसे पहले प्रयोग किया था चंदेल रूलर्स ने। चंदेल जो रूलर थे उन्होंने किया था, चंदेल शासकों ने। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी चंदेल की? अब तो आपको याद हो गया होगा, कई बार पढ़ाया है ये। खजुराहो एंड महोबा, ये चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था और इन्होंने ही सबसे पहले देवनागरी का प्रयोग किया था। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है? मंदसौर प्रशस्ति का पूछा है, किस रूलर के अचीवमेंट्स का के बारे में बताती है हमको? जो मंदसौर में प्रशस्ति है वो ये कुमारगुप्त के बारे में बताती है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? अगर हमसे पूछा जाए मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। वत्स भट्टी, वत्स भट्टी थे, ये पोएट थे, ये कवि थे। इन्होंने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी और इसमें इन्होंने कुमारगुप्त फर्स्ट की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो अचीवमेंट्स है कुमारगुप्त फर्स्ट के, उनके बारे में बताया है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन से हैं जो एक प्रोमिनेंट पेंटर नहीं है मध्य प्रदेश के? तो देखिए, ये विष्णु चिंचालकर हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं, अमृतलाल बेगड़ हैं। ये मध्य प्रदेश के मेन जो प्रमुख पेंटर हैं वो रहे हैं, चित्रकार। जबकि हमसे पूछा है चित्रकार कौन नहीं है, तो नाना साहब पेंडसे ये चित्रकार नहीं रहे हैं। ये क्या है? ये संगीतकार थे। मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों में इनकी गिनती होती है, चित्रकारों में नहीं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में सैरा नामक लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? सैरा लोक नृत्य, देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोक नृत्य की बात करें तो मालवा रीजन में कौन से फेमस हैं? मालवा में रजवाड़ी, भगोरिया और मटकी। रजवाड़ी, भगोरिया एंड मटकी, ये 3 फेमस डांस है, लोक नृत्य मालवा रीजन के। बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड रीजन में ढिमराई है या राई है, सैरा है और जावरा है। बघेलखंड रीजन की बात करें तो बघेलखंड रीजन में बिरहा है, सुआ है, दादर है, कैमाली है एंड केहरा है। निमाड़ रीजन की बात करें तो निमाड़ रीजन में गणगौर है, फेपरिया है, मांडल्या है। तो ये जरूर आप इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हमसे पूछा है सैरा का, तो देखिए सैरा कहाँ का है? सैरा है ये बुंदेलखंड रीजन का सैरा। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। भील जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भील ट्राइब्स में गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? भील जनजाति में गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। गमेती कहा जाता है गांव के मुखिया को। भील जनजाति की उपजातियां भी आपको पता होनी चाहिए। उपजातियां कौन सी है? सब ट्राइब्स इसकी बरेला है, पटालिया है, रथियास या फिर बेगस हो गया, उमड़ी, बिलाला, ये सभी भील जनजाति की उपजातियां हैं। बरेला, पटालिया, बिलाला, रथियास, बेगस, उमड़ी, ये ध्यान रखना है। भील में जो निवास है उसको क्या कहते हैं? भील जनजाति में जो निवास स्थान होता है उसको कहते हैं फाल्या। और मकान को क्या कहा जाता है? निवास को तो कहते हैं फाल्या और मकान को कहते हैं ये कू।
वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 की, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसको वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम है वो देखिए उज्जैन है। उज्जैन के बाद में देखेंगे तो शाजापुर है। शाजापुर के बाद में रतलाम है। रतलाम के बाद में फिर राजगढ़ है। तो सबसे कम फॉरेस्ट रीजन, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है? उज्जैन में 37 स्क्वायर किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे न्यूनतम देख रहे हैं 62 स्क्वायर किलोमीटर है शाजापुर में। इसके बाद में रतलाम में 75 स्क्वायर किलोमीटर है वन क्षेत्र, और राजगढ़ में 170 स्क्वायर किलोमीटर है राजगढ़ में। तो सबसे कम कहाँ पे हुआ? उज्जैन में। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है डिटेल में समझाने पे, उनको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर पे टिक करके आप चलते बनिए, ऐसा उनका मानना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कौन सा है? सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा प्लांट है मध्य प्रदेश का, ये है रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट। रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट है, ये सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा ग्राम कौन सा है, विलेज, फर्स्ट सोलर विलेज, तो ये था कस्तूरबा ग्राम। कस्तूरबा ग्राम है, और ये कस्तूरबा ग्राम कहाँ पे है? इंदौर जिले में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंदौर जिले में कस्तूरबा ग्राम है। ये मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम है। हम कैपेसिटी की बात करें तो जो रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट। आगर सोलर प्लांट है, इसकी कितनी है? 550 मेगावाट। नीमच सोलर प्लांट है, इसकी 500 मेगावाट है। और जो शाजापुर सोलर प्लांट है, इसकी 450 मेगावाट है कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। देखिए रीवा को है व्हाइट टाइगर्स का लैंड भी कहा जाता है रीवा को, क्योंकि यहाँ पे 1951 में रीवा में पहला व्हाइट टाइगर खोजा गया था। और ये जो रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट है, ये एक तरीके से ग्रिड से जुड़ा हुआ फोटोवोल्टिक सोलर पार्क है। अवंतिका फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अवंतिका फूड पार्क है, ये देवास जिले में है। अगर आपसे पूछा जाए इंडस फूड पार्क कहाँ पे है? इंडस फूड पार्क है खरगोन में। हमसे पूछा जाए जग्गा खेड़ी फूड पार्क कहाँ पे है, तो जग्गा खेड़ी फूड पार्क है ये जग्गा खेड़ी, ये मंदसौर में है। तो ये ध्यान रखिएगा, अवंतिका फूड पार्क कहाँ है? देवास में। इंडस फूड पार्क है खरगोन में, और जग्गा खेड़ी फूड पार्क है मंदसौर में। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सबसे कम टाइम के लिए रहे हैं? सबसे कम समय के लिए मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? स्पीकर मध्य प्रदेश असेंबली के सबसे कम टाइम के लिए कौन रहे हैं? ये तेजलाल टेबरे हैं। तेजलाल टेबरे ये सबसे कम टाइम रहे हैं, 25 मार्च 1972 से और 10 अगस्त 1972। 25 मार्च 1972 से 10 अगस्त 1972 तक रहे हैं, ये सबसे कम समय तक रहे हैं। जबकि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? जो सबसे लंबा रहा है पंडित कुंजीलाल दुबे का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किया था? गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किसने किया था? इसके लिए सत्याग्रह किया था बाबूलाल गौर ने। बाबूलाल गौर ने ये सत्याग्रह किया था।
गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए। और ये मध्य प्रदेश में किस नाम से जाने जाते थे बाबूलाल गौर? बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। नवीन टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का विस्तार किस जिले में नहीं है? नया जो टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये इसका एक्सटेंशन कौन से जिले में नहीं है? तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि इसका विस्तार कौन से जिले में है। सागर, दमोह और नरसिंहपुर, इसमें ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का विस्तार है। ये मध्य प्रदेश का 7वां था और देश की बात करें तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है ये, और मध्य प्रदेश का 7वां। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, जबलपुर में इसका एक्सटेंशन विस्तार नहीं है, ये जबलपुर में नहीं फैला हुआ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये भोपाल में स्थापित किया जाएगा। भोपाल में। अगर आपसे पूछा जाता है शूरवीर संग्रहालय, शूरवीर संग्रहालय का पूछा जाता है हमसे तो ये बालाघाट में। और अगर पूछा जाता है राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय तो ये भोपाल में। किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? वॉइस क्लोनिंग, देखिए ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी व्यक्ति की आवाज को बिल्कुल लगभग सटीकता के साथ दोहराने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर आपके पास किसी की 15 सेकंड की आवाज है, 15 सेकंड का अगर आपके पास उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग है, उसके कोई भाषण या कुछ भी उसका 15 सेकंड की आवाज है, तो आप इसके थ्रू उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। और ये शुरू इसमें है ओपन एआई ने वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और आपसे पूछा जाता है कि एक ऑडियो या वीडियो क्लिप, कोई भी ऑडियो क्लिप है या वीडियो क्लिप जिसे यथार्थ दिखाने के लिए, विश्वसनीय दिखाने के लिए संपादित और हेरफेर किया जाता है। किसी भी ऑडियो या वीडियो क्लिप को यथार्थवादी या विश्वसनीय दिखने के लिए तो उसमें हेरफेर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है डीप फेक। और ये सबसे डेंजर चीज है, आजकल किसी का भी डीप फेक बना दिया जाता है, देखने वालों को ओरिजिनल लगता है वो। तो क्रॉस चेक कर लिया कीजिए गूगल पे या कहीं पे भी कि क्या ये वाकई में ऐसा है, क्योंकि डीप फेक बहुत बड़ी बीमारी है आज के जमाने में, और किसी का कोई भी फर्जी क्लिप बना दिया जाता है। एकल नागरिक डेटाबेस समग्र पोर्टल किस प्रकार की ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? एकल नागरिक डेटाबेस समग्र पोर्टल ये किस तरीके का ई गवर्नेंस का उदाहरण है? ये गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसके माध्यम से क्या है कि जो सिटीजन है, नागरिक है, उनको फायदा लाभ प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कार्दमक वंश के संस्थापक चट्टन की राजधानी रहा है? कार्दमक वंश के संस्थापक कौन थे? चट्टन। और उनकी राजधानी मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र रहा है? देखिए जो चट्टन कहें, चट्टन वंश या कार्दमक वंश, इनका जो शासन है ये काठियावाड़ से और कहां तक था? उज्जैन तक। काठियावाड़ से और उज्जैन तक इनका विस्तार था और इसकी राजधानी थी उज्जैनी। चट्टन के सिक्के उज्जैन और शिवपुरी से प्राप्त भी हुए। अगर आपसे पूछा जाता है किस वंश के सिक्के उज्जैन और शिवपुरी से मिले हैं, तो चट्टन के ही मिले हैं, कार्दमक वंश के। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था
कब चला था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-21 में चला था। और इसके दौरान असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया था? प्रभाकर ढूंढीराज ने। प्रभाकर ढूंढीराज ने किया था। अब्दुल जब्बार खान ने क्या किसका नेतृत्व किया था? जो तुर्की के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन, उसका नेतृत्व किया था अब्दुल जब्बार खान ने। और असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ था मध्य प्रदेश में, उसको लीड किया था प्रभाकर ढूंढीराज ने। दो 2001 से 2011 के दौरान मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? विमेन लिटरेसी रेट में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है 2001 से और 2011 की जो जनगणना हुई है? 2001 में हुई थी सेंसस, उसके बाद 2011 में हुई है। इसमें महिलाओं की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? ये 8.9% महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ये डेटा ध्यान रखिएगा, सेंसस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और काफी सारे क्वेश्चन जनगणना पे ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। सेपरेट मध्य प्रदेश की जनगणना पे वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें पूरा अच्छे से समझाया गया है। पूरे जितना भी पॉसिबल टॉपिक्स है जनगणना के, जितने भी डेटा है, आप वो चैनल पे अवेलेबल है, देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश की टोटल लिटरेसी रेट कितनी है, कुल साक्षरता दर 69.3% है। मेल लिटरेसी रेट का पूछा जाता है हमसे, तो मेल लिटरेसी रेट 78.73% है। फीमेल लिटरेसी रेट का पूछा जाता है तो 59.24% है। अगर हमसे टोटल कितनी इसमें वृद्धि हुई है साक्षरता दर में, तो 5.60% की वृद्धि हुई है कुल साक्षरता दर में। और पुरुष साक्षरता दर में पूछा जाए मेल लिटरेसी रेट में कितनी वृद्धि हुई है, तो मेल में 2.6% की वृद्धि हुई है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट में 8.9% की वृद्धि हुई है। ये डेटा जरूर याद कीजिएगा, काम आएंगे एग्जाम में। और इस बार कम से कम 40 से ऊपर क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करवाना है, सुमेलित करना है, कौन सा सही है इसमें से। तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये एक तरफ तो दे रखा है, देखिए इधर जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं साहित्यकार, साहित्यकार दे रखे हैं। और उनका क्रिएशन, उनकी रचना, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उनकी रचना कौन सी थी? गीत फरोश है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना थी। शरद जोशी की रचना कौन सी है? परिक्रमा शरद जोशी की रचना है। हरिशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये हरिशंकर प्रसाद की रचना थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान की है बिखरे मोती। 2341 डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में देवी लक्ष्मी को समर्पित पचमढ़ा मंदिर स्थित है? ये चर्चा में है। पचमढ़ा मंदिर ये कहां पे स्थित है? ये है जबलपुर में, लक्ष्मी मां को समर्पित है ये मंदिर। पचमढ़ा मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। अगर हमसे पूछा जाए शारदा देवी मंदिर कहाँ है, तो फेमस जो शारदा देवी मंदिर है वो मैहर में है, मैहर में है। हमसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूछा जाए तो उज्जैन में है। सास बहू मंदिर का पूछा जाता है तो वो ग्वालियर में है। ये कुछ फेमस टेम्पल हैं जो एमपीपीएससी अक्सर पूछता रहता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? इनमें से कौन से रूलर ने ये सेक्रीफाई था परफॉर्म किया, जिसको कहा जाता है हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ? 8th सेंचुरी की आसपास में जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंती दुर्ग, दंती दुर्ग ने ये हिरण्यगर्भ नामक, जो स्वर्ण गर्भ भी कहा जाता है इसको, ये एक अनुष्ठान यज्ञ करवाया था। कहां पे? उज्जैन में करवाया था।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कब प्रारंभ की गई थी? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, इसके तहत कोई भी युवा है उसको स्टाइपेंड दिया जाता था। इस योजना में यूथ को 8 से 10 हजार का स्टाइपेंड दिया जाता था। और ये कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में ये प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश का पेंच उपबेसिन किस अपवाह तंत्र का भाग है? जो पेंच सब बेसिन है ये कौन से ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है? देखिए ये है गोदावरी रिवर सिस्टम का। गोदावरी जो जल निकासी बेसिन है, जिसको गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज है मध्य प्रदेश में कई सहायक नदियां हैं, और वो सहायक नदियां मिलके गोदावरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जब मिलती है, कोई भी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, वो होता है रिवर बेसिन। तो इसकी ट्रिब्यूटरी मिलके और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण बेसिन बनाती है। जैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? वैनगंगा है, इसके अलावा वर्धा है, पेंच है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। और जो पेंच उप बेसिन पूछा है हमसे, ये गोदावरी रिवर सिस्टम ही बनाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है आपको पढ़ने में लगे गोदावरी का छत्तीसगढ़ ओडिशा, लेकिन रिवर बेसिन पेंच का यही है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति निम्न में से किस कोयला क्षेत्र से की जाती है? संजय गांधी तापीय विद्युत केंद्र है, उसको कोयले की आपूर्ति जो जोहिला कोयला रीजन है, जोहिला कोल रीजन, उससे की जाती है। जोहिला रिवर भी है। इसको संजय गांधी जो ताप विद्युत केंद्र है, थर्मल पावर स्टेशन, इसको पानी की सप्लाई भी यहीं से की जाती है, जोहिला रिवर से। जोहिला रिवर से इसको पानी की सप्लाई की जाती है। जोहिला कोल रीजन भी है, यहां से कोयले की आपूर्ति की जाती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है इसमें से? MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहते हैं उसको। कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। जैसे आपका कीबोर्ड है, यह हार्डवेयर है। आपका मॉनिटर है, यह हार्डवेयर है। आपका माउस है, यह हार्डवेयर है। आपका मदरबोर्ड है, यह हार्डवेयर है। आपका प्रिंटर है, यह हार्डवेयर है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इतने हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही क्रम है, सही ऑर्डर कौन सा है, इन द करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर? तो देखिए कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होता है, इसमें इनपुट के बाद में प्रोग्रामिंग। कोई इनपुट दिया, उसका प्रोग्रामिंग हुआ, और प्रोग्रामिंग के बाद क्या आउटपुट मिलता है, और फिर उसके बाद उसको स्टोरेज किया जाता है। तो ये है इनपुट, प्रोग्राम, आउटपुट और स्टोरेज। उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में दिए हैं उनको इंटरप्रेट करना और उनको एग्जीक्यूट करना, ये काम कौन करता है? ये कंप्यूटर का ब्रेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये काम करता है। एक्चुअल में एक माइक्रोचिप होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप, जो डेटा को, उसको जो निर्देश दिए हैं उनके आधार पे प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद उसका यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। कंप्यूटर के जो काम है उनको कंट्रोल यही करता है। ALU है, ये एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट है। CU है, ये कंट्रोल यूनिट है। CPU है, ये एग्जीक्यूट एंड इंटरप्रेट करता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं इसको। निम्न में कौन CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? इंटरनल स्टोरेज टू द CPU। इनमें से कौन प्रोवाइड करता है इंटरनल स्टोरेज CPU को? CPU को आंतरिक भंडारण कौन प्रोवाइड करवाता है? ये रजिस्टर।
रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है रजिस्टर डेटा स्टोर करने की। और सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। वर्तमान में किस जनरेशन में के कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है? अभी जो वर्तमान में कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है? अभी जो कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है ये डेवलपिंग चरण में है, विकास के चरण में है। और ये किस पे आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह ULSI तकनीक का यूज किया जा रहा है। अभी जो पीढ़ी के हम जिस जनरेशन के कंप्यूटर यूज ले रहे हैं वो एक तो अभी विकास की चरण में है, आधुनिक कंप्यूटर है। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तीसरा VLSI की जगह ULSI। ULSI क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पहले था वेरी लार्ज, अब स्केल इंटीग्रेशन, अब वेरी लार्ज से अल्ट्रा लार्ज स्केल पे पहुंच गए हैं तकनीक पे। इसका करेक्ट आंसर आएगा 5th जनरेशन, अभी 5th जनरेशन। और ये पूरा डिटेल में करवाया जा चुका है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, AI, 1st जनरेशन से और 5th जनरेशन तक का। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिए। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम इनका PDF ले लीजिए, PDF लेकर उनको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ताकि कम से कम एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो आपको हो जाएंगे, GS पेपर में फेल तो नहीं होंगे कम से कम। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? कौन सी मेमोरी है जिसमें CPU का डायरेक्ट एक्सेस होता है? CPU क्या है? हमने पढ़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का ब्रेन, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये जैसा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। रैम जो है इसमें CPU का डायरेक्ट एक्सेस होता है। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होता है? जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है ड्यूरिंग डेटा प्रोसेस, वो कहाँ पे होता है? एक्चुअल इंस्ट्रक्शन कहाँ एग्जीक्यूट होता है जब डेटा प्रोसेस होता है? तो ये ALU में होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश यहीं पे क्रियान्वित होता है। ALU के भाग है जो जनरली मैथमेटिकल या तार्किक जो संक्रियाएं हैं वो करता है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था? पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था भारत में? भारत में जो पहला कंप्यूटर है वो इंस्टॉल किया गया था ISI, कोलकाता में किया था ये, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ISI ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता है, इसमें किया गया था 1955 में। और ये जापान के बाहर एशिया में पहला कंप्यूटर था। जापान के बाहर एशिया में ये पहला कंप्यूटर था। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रैक बॉल कौन सी कैटेगरी में आता है? ट्रैक बॉल आता है इनपुट डिवाइस में। जैसे आपके माउस हो गया, या फिर ट्रैक बॉल हो गया, या हम कहें माइक है, माइक हो गया, या फिर इसके अलावा जो कीबोर्ड है, डिजिटल कैमरा है, ये सभी इनपुट में आते हैं, इनपुट कैटेगरी में। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। हम इनपुट देते हैं, प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है।
मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय, देखिए कई जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मिलेगा आपको कई जगह जबलपुर। तो इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की 1946 में। जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे इसका जो है मुख्यालय था वो जबलपुर में था 1946 में। और ये कब तक रहा है? 1998 तक, 1998 तक ये जबलपुर ही रहा है और 1998 में इसको इंदौर में स्थानांतरित कर दिया था। तो अभी का पूछा जाए मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ या मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, ये इंदौर में है। हमसे पूछा जाए मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कहाँ पे है? महिला हॉकी अकेडमी मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी है ये ग्वालियर में है। और इसकी जो 2006 है स्थापना हुई थी जब ये ग्वालियर में हुई थी। रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आप पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी 9 जून को जो एग्जाम लगा था उसमें भी आया था। निम्नलिखित में से किसे मलखंभ के लिए प्रभाष जोशी अवार्ड प्रदान किया गया था? या प्रभाष जोशी अवार्ड इनमें से किसे दिया गया है? देखिए ये दिया है यशोदा बधारिया को। यशोदा बधारिया को 2014-15 में, यशोदा बधारिया को 2014-15 में प्रभाष जोशी अवार्ड दिया था मलखंभ में। यशोदा बधारिया कहां से? इनका संबंध उज्जैन से। इनके बाद में जो प्रभाष जोशी अवार्ड दिया था वो 2016-17 में दिया था। मलखंभ की कोच थी तरुणा चावरे, उनको विश्वामित्र और चंद्रशेखर को प्रभाष जोशी अवार्ड दिया गया था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर को भी प्रभाष जोशी अवार्ड मिला हुआ है और यशोदा बधारिया को भी। और अभी के लेटेस्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? अगर जो कैबिनेट है उसकी मीटिंग चल रही है और चीफ मिनिस्टर नहीं है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अभी जैसे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो नहीं है, जेल में है, तो अगर उनकी अनुपस्थिति में या फिर कोई और भी रीजन हो, चीफ मिनिस्टर नहीं है अवेलेबल, तो उनकी अनुपस्थिति में जो कैबिनेट है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये मुख्यमंत्री निर्दिष्ट करते हैं। मुख्यमंत्री एक मंत्री को उसके लिए डेजिग्नेट करते हैं मुख्यमंत्री, वो ही इसको चेयर करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग को अध्यक्षता करते हैं। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयरन ओर के संबंध में कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है, ये पूछा गया है हमसे। लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में, जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के निक्षेप है। निक्षेप क्या होता है? डिपॉजिट। यहाँ के निक्षेप में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद आयरन और लौह अयस्क के भंडार कम हो गए हैं मध्य प्रदेश में। एक एक देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के भंडार बहुत ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में भंडार है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन में ये शीर्ष राज्यों में नहीं आता है। शीर्ष राज्यों में आता है ओडिशा, कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़। ओडिशा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ ये शीर्ष राज्यों में आते हैं। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान नहीं है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट, ये सही है। हेमेटाइट जो डिपॉजिट्स हैं जबलपुर जिले के नॉर्थ ईस्ट भाग में है और ये एक तरीके से प्राइमरी खनिज भी है इसका, इस रीजन का। अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। देखिए अभ्रक और सिलिका की मात्रा की वजह से ही अशुद्धियां ज्यादा हो जाती है, तो ये भी सही है। छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद भंडार कम हो गए, ये बात सही है कि भंडार जो पहले थे उनमें कमी आई है, तो ए सही नहीं है।
तोरमाण किस जाति दल का था? तोरमाण है ये किस कास्ट ग्रुप से बिलोंग करता था? तोरमाण कौन थे? जो हूण थे, हूण आक्रमणकारी, जो सेकंड जो इनका लीडर था, हूण जो थे, उनका दूसरा जो नेता था, दूसरा हूण, वो तोरमाण ही था। और इसका कहां से प्राप्त होता है हमें कि तोरमाण ने आक्रमण किया भारत पे और दूसरा आक्रमणकारी ये तोरमाण था। हूण जो थे उनमें ये तोरमाण उनका नेता था। मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर में है एरण। एरण में जो प्राप्त हुआ है इंस्क्रिप्शन, वराह प्रतिमा, उस पे इसका लेख मिला हुआ है। ये जो हूण है इनका। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। पॉजिटिव वे में अब तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई भी दिक्कत है, क्वेरी है, पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।